बच्चों, पिछली बार मैंने आपको वर्णों के बारे में समझाया था कि वर्ण क्या हैं। अब आज मैं आपको वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं, मैं आज आपको उन शब्दों के बारे में बताऊंगी कि शब्द क्या है। शब्द की क्या परिभाषा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे पिछली बार मैंने जैसे आपको वर्ण के बारे में समझाया था, मैं एक लिखती हूं क म ला, ठीक है, ये वर्ण है क म ला, ये अलग अलग वर्ण है। लेकिन जब हमने इसको मिला दिया तो मिलाने से क्या बन गया, एक शब्द बन गया। तो ये शब्द आज मैं आपको समझा रही हूं। जैसे उदाहरण लेते हैं, पुस्तक, पाठशाला, राम आदि। ठीक है, अब इसके बाद हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, तो शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को चार आधार पर बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ये शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है। कौन कौन सा है? अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। आप लोग इसको उतार लो अपनी कॉपी में। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के माने गए। कौन कौन से हैं? पहला है सार्थक शब्द, और दूसरा है निरर्थक शब्द। कौन कौन से हैं अर्थ के आधार पर? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब मैं सार्थक शब्द के बारे में आपको बताऊंगी कि सार्थक शब्द की परिभाषा क्या है और ये कौन से हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ निकलता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं।
सार्थक यानी जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। सार्थक का मतलब निश्चित अर्थ। जिन शब्दों का कोई ना कोई निश्चित अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब मैं आपके सामने जो कुछ भी बोल रही हूं ये सभी सार्थक शब्द हैं। जैसे मोहन खेल रहा है, फुटबॉल है, किताब है, पुस्तक है, गाड़ी है, जो शब्द जो है जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, राम, मोहन, सोहन, ये सार्थक शब्द है। तो ये उदाहरण के लिए लिख लो, जैसे राम, फुटबॉल, स्कूल, खाना, पीना, सोना आदि, ये सारे क्या हैं? ये सार्थक शब्द हैं जिनका कोई ना कोई निश्चित अर्थ निकलता है। अब दूसरे हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना ये चीज निरर्थक है, इसको फेंक दो। निरर्थक का मतलब बेकार, जो कोई यूजफुल नहीं है, वो शब्द निरर्थक कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। लिख लो इसकी परिभाषा। जिन शब्दों का कोई नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब ये कौन से हैं? जैसे हम बोलते हैं ना रोटी खा लो, रोटी शब्द तो सार्थक है, लेकिन हम कहते हैं अरे रोटी वोटी खा लो ना, तो ये वोटी शब्द क्या है? ये वोटी निरर्थक शब्द है। चाय वाय पी लो, तो चाय शब्द तो सार्थक है, लेकिन ये वाय शब्द क्या है? ये वाय शब्द निरर्थक है। तो इस तरीके के शब्द जो हम जिसको कहते हैं ना हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में, तो हम वो सहायक शब्द साथ में इस्तेमाल कर लेते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो निरर्थक शब्द। जैसे वाय और रोटी शोटी, हम कहते हैं एक खटर शब्द की आवाज आ रही, खटर खटर की आवाज आ रही है, आ रही है। हम ये कहते हैं खटर पटर की आवाज आ रही है। ये पटर शब्द क्या है? पटर शब्द जो है वो हमने साथ में जोड़ दिया और वो क्या है? वो निरर्थक शब्द है। आज इस तरीके के जो शब्द हैं जो हम शब्दों के साथ जोड़ देते हैं। अरे चलना वलना नहीं है क्या? चलना तो है, लेकिन वलना क्या है? तो ये शब्द जो है ये निरर्थक शब्द है। तो ये आपको मैंने अभी समझाया, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक वो शब्द हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, निरर्थक वो शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसको उतार लो अपनी कॉपी में। कितने मिनट हो गए?
अभी मैंने आपको अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताए थे। अब मैं आपको दूसरा लेती हूं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब मैं आपको पहले तत्सम शब्द के बारे में बताऊंगी कि तत्सम शब्द जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से हैं? वो है तत् प्लस सम। तत् का मतलब है उससे या उसके, सम का मतलब है समान, उसके समान। किसके समान? कि देखो, हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा थी वो क्या थी? वो संस्कृत थी। हमारी सब प्राचीन भाषा कौन सी है? आर्य भाषा, वो संस्कृत भाषा है। और जो शब्द उसके समान यानी उसके जैसे, यानी जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा लिख लो पहले। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखो, हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं। जितने भी संस्कृत के शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं वो सारे तत्सम शब्द हैं। वो क्या हैं? वो सभी तत्सम शब्द हैं। जैसे संस्कृत में हम बोलते हैं कर्ण, अश्व, दुग्ध, मयूर, ये शब्द। अब आप देखो, आपकी हिंदी भाषा में भी इन शब्दों का प्रयोग है ना? तो ये संस्कृत के ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में आ रहे हैं। ये सारे संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसको उतार लो। अब दूसरे हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे हैं जो शब्द, तत्सम शब्द कौन से थे? जो शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए गए हैं। लेकिन तद्भव क्या है? तद्भव भी 2 शब्दों के मेल से बना है। क्या है? तत् प्लस भव।
तत् का मतलब उससे या उसके। भव का मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे? जो शब्द संस्कृत भाषा का रूप बदलकर हिंदी भाषा में आ गए हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा का रूप बदलकर, यानी इससे उत्पन्न हुए हैं, ये जो तत्सम शब्द हैं इनसे उत्पन्न हुए हैं। जैसे हम पर्यायवाची कहते हैं ना, एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, तो इसी तरह से संस्कृत के का जो अर्थ जो है हिंदी में प्रयोग किया गया है जिन शब्दों का, वो तद्भव कहलाते हैं। इसकी परिभाषा लिख लो पहले। बीस मिनट हो जाए तो बता देना। जो शब्द संस्कृत भाषा का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। अब देखो, ये शब्द कौन से हैं? ये तत्सम के शब्द हैं क्योंकि संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन अब हम इनका रूप बदलकर हिंदी में भी प्रयोग किए गए हैं। जैसे मयूर है, मयूर को हम क्या बोलते हैं? मोर। मोर भी तो हिंदी भाषा में बोला जाता है। इसी तरह से कर्ण, कर्ण का मतलब क्या है हिंदी में? कान। अश्व, अश्व का मतलब घोड़ा। दुग्ध, दूध। है समझ में? ये तत्सम शब्द हैं और ये तद्भव शब्द हैं क्योंकि इनका रूप बदलकर ये हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। दो शब्द आपके क्लियर हो गए, तत्सम और तद्भव। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द और तद्भव यानी संस्कृत का हिंदी रूपांतरण, वो तद्भव है। अब तीसरे आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द कौन से हैं? देखो, हम भारत में रहते हैं, भारत में बहुत सारी भाषाएं और उससे ज्यादा हजारों की संख्या में बोलियां और उपबोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हमें उनकी उत्पत्ति का कोई भी पता नहीं चलता है कि ये कहां से उत्पन्न हुई है। देशज, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, देश प्लस ज। देश का मतलब देश में ही, जय का मतलब होता है उत्पन्न, यानी देश में ही उत्पन्न हुए हैं ये शब्द। लेकिन कहां से उत्पन्न हुए हैं हमको नहीं पता। हमको पता है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, देवनागरी लिपि, ये कहां से उत्पन्न हुई है। अवधी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, ये कहां से उत्पन्न हुई है। लेकिन कुछ ऐसी भाषाएं, बोलियां जो कहां से उत्पन्न हुई है हमको नहीं पता। जैसे आप बोलते हो, अलवर की भाषा की मैं बात कर रही हूं, एक शब्द है
क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन हम इसको कैसे बोल रहे हैं, अरे काई कर रहे हैं, काई कर रहे हैं। ये काई शब्द क्या है, ये कहां से उत्पन्न हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हाँ अलवर की भाषा में इसका प्रयोग हो रहा है। ये काई शब्द कहीं और राजस्थान में चले जाओगे नहीं बोला जाएगा, उत्तर प्रदेश में चले जाओगे, बिहार में चले जाओगे, ये शब्द नहीं बोला जाएगा। बूढ़ा, बुढ़िया, ये तो हमारी हिंदी भाषा में शब्द है, बूढ़ा बुढ़िया सब जानते हैं। लेकिन राजस्थान में बोला जाता है डोकरा, ए डोकरी क्या कर रही है। तो ये डोकरा डोकरी शब्द कहां से उत्पन्न हुआ, छोरा छोरी, ये शब्द कहां से उत्पन्न हुए हमें नहीं पता है। तो ये स्थानीय भाषा में, स्थानीय बोली में, जिस स्थान पर हम रहते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ शब्दों में परिवर्तन कर लेते हैं। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिख लो। जो शब्द देश में ही उत्पन्न हुए हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया उदाहरण, यही लिख लो, डोकरा, डोकरी, छोरा, काई। अब हम कहते हैं डिबिया, डिबिया तो एक शब्द है, लेकिन गांव में लोग क्या कहते हैं, अरे ढिबरी जला दे जरा। ये ढिबरी क्या है, ये एक ग्रामीण भाषा का शब्द है। तो ग्रामीण भाषा में जिस तरीके के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जाता है, वो सारे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इसको उतार लो। एक लास्ट हमारा इसमें बचा है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन सा है, देखो हमारी हिंदी भाषा जो है उसको हम खिचड़ी भाषा कहते हैं। क्यों कहते हैं खिचड़ी भाषा, जैसे खिचड़ी में ना दाल चावल नमक मिर्च घी सब कुछ मिला मिलू के चढ़ा दिया जाता है, ऐसे ही हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। हमारे देश में बहुत सारी जातियां आई, आर्य आए और अंग्रेज आए, मुसलमान आए, जो भी आए, जो विदेशी शक्तियां हमारे देश में आती गई और वो चली गई देश छोड़कर, मर खप गई, जो भी हुआ, लेकिन जाते जाते एक विरासत के रूप में अपनी भाषा को वो छोड़कर गए। और वो भाषा जो है आज भी हमारी हिंदी भाषा में उन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं विद्यालय, शुद्ध हमारा हिंदी में स्कूल को बोला जाता है विद्यालय, ये तो हिंदी भाषा का शब्द है। लेकिन हम इसको बोलेंगे स्कूल, स्कूल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या है, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, और मिलाकर रेलगाड़ी बन गया। लेकिन हम इसको शुद्ध हिंदी में, हमारे हिंदी में क्या कहा जाता है, लोह पथगामिनी, लोहे के पथ पर गमन करने वाली, चलने वाली। तो इस ऑफिस,
स्कूल, कंडक्टर, चाय, चाय चीनी भाषा का शब्द है। अब जैसे हम लिखते हैं कागज, कागज अलग चीज है। कागज जिसके नीचे बिंदी लग जाती है, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। तो हमारी हिंदी भाषा खिचड़ी भाषा हुई कि नहीं हुई, जिसमें सारी भाषाओं का मिश्रण है। तो इसकी परिभाषा लिख लो विदेशी शब्द की। जो शब्द विदेशी भाषाओं के हैं और हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्कूल, चाय, ऑफिस, अर्जी नवीस। अर्जी नवीस ये उर्दू का शब्द है। कागज, बिंदी लगाइए नीचे, फारसी भाषा का शब्द है। तो ये दूसरी भाषाओं के चाय चीनी भाषा का शब्द है। तो दूसरी भाषाओं का जो मिश्रण हमारी हिंदी भाषा में किया गया है वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आगे जो रचना के आधार पर शब्दों का भेद मैं अगली बार बताऊंगी आपको। सुरेंद्र पॉज कर दे, पॉज कर दे। अरे पॉज कैसे करते हैं इसको?